नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। आज राग बिहारी में हम बात करेंगे लखीसराय की राजनीति पर और साथ ही बात करेंगे मोकामा सीट पर। लखीसराय की में प्रहलाद यादव का एक सीट है। प्रहलाद यादव के टिकट को लेकर जो कि हाल ही में जब एक साल पहले जब नीतीश कुमार के साथ आए थे और नीतीश कुमार के साथ आने के बाद इस बात की चर्चा हुई कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन अब ये चर्चा है कि ललन सिंह ने कह दिया है कि लखीसराय के आतंक हैं वो और उनको टिकट नहीं मिलेगा। ललन सिंह पर ही निर्भर हैं अनंत सिंह, जिनके टिकट पर बात हो रही है कि आखिर में मोकामा की टिकट कैसे तय होगी और कौन तय करेगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा विवादों में। इन दोनों पे हम बात करेंगे विस्तार से और साथ ही बात करेंगे कि आरजेडी अपराध का आंकड़ा अब क्यों पेश करने लगी है। एसआईआर के बीच में आरजेडी ने अपराध के बिहार में अपराध के कुछ आंकड़े पेश किए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे साधु यादव के उस बयान पर। साधु यादव ने संजय यादव पर कुछ टिप्पणी की है और उन्होंने नाराजगी जताई है। संजय यादव जो कि राज्यसभा सांसद हैं, तेजस्वी यादव के काफ़ी खास हैं। संजय यादव पर तेज प्रताप यादव से संबंधित भी कुछ आरोप लगते रहे। इन तीनों विषय पर बात करेंगे जो बिहार में चर्चे के विषय हैं। बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज पंकज कुमार सर, रोज की तरह। सर, पहला सवाल यही है कि मोकामा में अशोक चौधरी जाते हैं, उससे पहले ललन सिंह से मिलते हैं अनंत सिंह, और अनंत सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलते हैं, लेकिन अभी फिलहाल शांत हैं। क्यों शांत कराया गया? उनके टिकट के पीछे क्यों ये माना जा रहा है कि ललन सिंह ही तय करेंगे, मुंगेर के सांसद? और उसके साथ ही लखीसराय पर भी यही कहा जा रहा है कि लखीसराय में विजय सिन्हा जिसको टिकट दिलाना चाहते हैं प्रहलाद यादव को, उनके खिलाफ है ललन सिंह। ये सब कुछ ललन सिंह क्यों तय करेंगे? देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी होगा कि दरअसल ये अनंत सिंह और प्रहलाद यादव की चर्चा इन दिनों बहुत तेज क्यों हो गई है और इनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर बहुत जोरदार बात क्यों होने लगी है। इसके पृष्ठभूमि को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद करिए, जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे और वो एनडीए में आ चुके थे और उनको विश्वास मत हासिल करना था, और विश्वास मत हासिल करने के दरमियान जो अनंत सिंह की पत्नी है नीलम देवी, उन्होंने नीतीश कुमार के पक्ष में वोट किया था। और उसके बाद आप देख लें तो प्रहलाद यादव ने भी ऐसा ही किया था। प्रहलाद यादव आरजेडी के विधायक हैं, नीलम देवी आरजेडी से विधायक हैं, अनंत सिंह की पत्नी है। तो इन दोनों के बारे में यह तय माना जाने लगा कि भाई इन दोनों को अब जेडीयू से टिकट मिलेगा या बीजेपी से टिकट मिलेगा, क्योंकि प्रहलाद यादव को एनडीए में लेकर के आने वाले विजय सिन्हा हैं, ये बात आप जान लीजिए। और विजय सिन्हा वर्तमान समय में उप मुख्यमंत्री हैं। जहां तक इनका सवाल है नीलम देवी का, जो कि अनंत सिंह की पत्नी है, तो नीलम देवी मतलब अनंत सिंह, नीलम देवी तो हाउसवाइफ हैं, तो अनंत सिंह का एक डिफेक्टो एमएलए आप कह दीजिए कि भाई आप जब खुद जेल में होते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते, तो अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार देते हैं और लड़ाई यहीं से शुरू हो जाती है। तो पत्नी को उपचुनाव में उतारा गया, वो आरजेडी से जीतती हैं, लेकिन आरजेडी से जीतने के बाद भी ललन सिंह के कई बयान आरजेडी के विरोध में आते हैं। और उसके बाद जब विश्वास मत का समय आता है तो नीलम देवी जेडीयू के पक्ष में वोट करती हैं। मतलब बहुत साफ हो गया कि वो जेडीयू से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। और 2024 का जब लोकसभा चुनाव भी आता है तो अनंत सिंह को पैरोल मिलता है, वो बाहर आते हैं और वो जब अपने लोगों से मिलते हैं तो कहा जाता है कि ललन सिंह को जिताने के लिए, क्योंकि ललन सिंह जिनको हम राजीव रंजन सिंह भी बोलते हैं, वो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से ही सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं। अनंत सिंह का इलाका भी उसी संसदीय क्षेत्र में पड़ता है और जहां तक सवाल है प्रहलाद यादव का, तो उनके संसदीय क्षेत्र में ही पड़ता है। प्रहलाद यादव का विधानसभा क्षेत्र सूरजगढ़ा है, जहां से वर्तमान में वो आरजेडी से एमएलए हैं। नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी मोकामा से एमएलए हैं और नीलम देवी भी आरजेडी से एमएलए। तो अब अशोक चौधरी ने बात की थी विश्वास मत के दौरान अनंत सिंह से और विजय सिन्हा ने बात की थी प्रहलाद यादव से। अब इस संसदीय क्षेत्र में जेडीयू के तरफ से टिकट कौन देगा, तो ये तय करेंगे कौन, तो ललन सिंह तय करेंगे। उनका स्ट्रांग रिकमेंडेशन होगा और फिर पार्टी उस पर मोहर लगाएगी। मतलब
औपचारिकता योगी ललन सिंह कह देंगे, मतलब टिकट उसी को मिलेगा। अब इस पर सवाल उठने लगा, क्योंकि ललन सिंह एक बार सूरजगढ़ा गए और उन्होंने कहा कि सूरजगढ़ा सीट तो जेडीयू का है और वहां विजय सिन्हा लेके आए थे प्रहलाद यादव को, तो प्रहलाद यादव को जेडीयू टिकट नहीं देगी, ये ललन सिंह ने सार्वजनिक बयान दे दिया। अब सवाल उठता है कि प्रहलाद जो एनडीए के समर्थन में आए थे, नीतीश के पक्ष में वोट किया था उन्होंने, अब उनको टिकट विजय सिन्हा दिला पाएंगे, पैरवी करा पाएंगे? ये एक सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि ललन सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि लखीसराय के आतंक को हम सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं देंगे। तो वहां पर फिर से शुरू हो गया कि भाई यहां रस्साकशी होगी, प्रहलाद यादव का क्या होगा? और बहुत लोग कहने लगे कि धोबी का गधा, न घर का न घाट का, वो जो कहावत होता है वो कहा जाने लगा कि अब आप अपने आरजेडी को आपने बिट्रे किया, धोखा किया, तो अब आप कहीं के नहीं रहे। पर एक सवाल ये भी उठता है कि जिस समय प्रहलाद यादव का समर्थन लिया जा रहा होगा और बीजेपी के टॉप ब्रास जब एक्शन में आए थे, क्योंकि मुझे जानकारी है नीतीश कुमार तो विश्वास मत हारने के कगार पर पहुंच गए थे, उनके अपने विधायक कंप्रोमाइज्ड हो गए थे। भाई ईओडब्ल्यू में पूरा केस जो चल रहा है वो तो सारा यही बयां करता है ना कि कैसे, आप देख लीजिए वो जो वहां की रुपौली की जो विधायक उस समय थी बीमा भारती, वो नहीं आ रही थी, डॉक्टर संजीव नहीं आ रहे थे, उसके बाद सुदर्शन जो बरबीघा से विधायक हैं वो काफी देर से पहुंचे हैं, और सुदर्शन की अदावत किससे थी? तो अशोक चौधरी से ही थी। तो ऐसे कई 4-5 विधायक थे, या इवन बीजेपी के भी 1-2 विधायक थे जो आ नहीं रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि 5 ये हो गए, 2-3 इधर से उधर हो जाएंगे और 8 इधर से उधर हो गए तो नीतीश की सरकार गिर जाएगी। ये बात जब पता लगी एनडीए के टॉप ब्रास को, आप समझ लीजिए, तो नित्यानंद राय वहां पहुंच गए, सम्राट चौधरी एक्शन में आ गए, विजय सिन्हा को कहा गया कि भाई एमएलए का इंतजाम करिए, और उसके बाद फिर समर्थन लिया गया। समर्थन के एवज में भी तो कुछ बात हुई होगी। राजनीति में क्या होता है, बहुत सारी बातें आप पर्दे के सामने करते हैं, जो आप दिखाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताते हैं, बड़े ऊंचे मापदंड आदर्श दिखाते हैं लोगों को, लेकिन अब जनता को भी पता है कि समर्थन किस एवज में लिया और दिया जाता है। उसमें पहला क्राइटेरिया अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। हाँ, नहीं मिला नहीं है, लेकिन पहला ईओडब्ल्यू तो मनी ट्रेल तो चेक कर रहा है ना। हाँ, मनी ट्रेल तो चेक कर रहा है। प्रहलाद यादव कुछ नहीं मिला, लेकिन प्रहलाद यादव पे पहले से भी बहुत सारे केसेस मुकदमा है, तो उनको गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन तो चाहिए। गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन के लिए तो आए ही होंगे, साथ ही साथ उन्होंने ये तो वादा कराया होगा कि हमको टिकट चाहिए। अब टिकट नहीं मिलेगा तो बात ये उठेगी कि भाई ललन सिंह जो चाहे वही हुआ, या फिर ललन सिंह को मनाया जाएगा क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है। तो सवाल उठता, और जो सूरजगढ़ा क्षेत्र है अगर एनडीए में भी जेडीयू के कोटे में, बीजेपी के कोटे में नहीं है, तो अब क्या बीजेपी सूरजगढ़ा को अपने कोटे में लेगी क्या? या फिर जेडीयू से ही ललन सिंह को बनाया जा सकेगा क्या? ये सारे ऐसे सवाल हैं। और वही बात आप देखिए अनंत सिंह की, तो अनंत सिंह को लेकर के नीरज कुमार बोल रहे हैं। नीरज कुमार वहां से दावेदार हैं, वो टिकट चाहते हैं। अब नीरज कुमार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह कैंप के माने जा रहे हैं। अब राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के पास अनंत सिंह स्वयं पहुंच जाते हैं। लोकसभा चुनाव में उनके दोनों के रिश्ते ठीक हो गए, पर एक जो फोटो बाहर आया और वो ये साबित किया कि हु इज द बॉस। देखिए कई बार क्या होता है, तस्वीरें बहुत कुछ बता देती हैं, और अनंत सिंह अपने इलाके के बॉस हो सकते हैं, लेकिन गवर्नेंस में, पॉलिटिक्स में, वर्तमान माहौल में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की क्या राजनीतिक हैसियत है दिल्ली से लेकर के पटना तक, वो भी साफ हो गया। ऐसे में अनंत सिंह को पार्टी टिकट देगी क्या, यह सवाल उठ रहा है। तो कई जानकार इनसाइडर ये मानते हैं कि अनंत सिंह को लेकर के बहुत सवाल उठेगा कि भाई ये AK-47 का आरोप होगा, कई सारे बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग नाराज हो सकते हैं, जबकि उनके वोटर बैकवर्ड्स भी बहुत हैं। आप ये जान लीजिए, ऐसे मुकामा से चुनाव जीतना संभव नहीं है, लेकिन क्या इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट होगा?
जेडीयू के नेगेटिव में होगा कि पॉजिटिव में होगा, तो क्या उनकी पत्नी को लड़ाया जाएगा? क्योंकि जानकार कहते हैं उनकी पत्नी को उतारा जा सकता है, क्योंकि वो सीट जीतना है तो अनंत सिंह को देना पड़ेगा। लेकिन देख लीजिए नीरज कुमार जिस तरीके से बोल रहे हैं। अब इसी बीच अशोक चौधरी का पहुंचना, पुरानी बात को याद दिलाना कि कैसे वो हाफ पैंट पहन करके भी अनंत सिंह से समर्थन मांगते रहे हैं, वो जेल से बाहर आए हैं तो इसलिए मिलने आए हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जेडीयू का कोई मैसेज लेकर के अशोक चौधरी पहुंचे हैं किनके पास? तो अनंत सिंह के पास। और अनंत सिंह के पास पहुंच करके वो मैसेज कम्युनिकेट किया गया है, क्योंकि अनंत सिंह का अंदाज निराला है। वो एक बार कह देंगे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मतलब लड़ूंगा। एक बार उन्होंने कह दिया कि मेरी पत्नी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के विरोध में लोकसभा चुनाव लड़ेगी, तो लड़ी। अब ये भले ही हुआ हार गई, ये भले ही हुआ उसके बाद लड़ाई हुई, ये भले ही हुआ उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन वो लड़े। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि अब क्या होगा। इसकी चर्चा बड़ी जोर से चल रही है और इसीलिए इस बात की चर्चा हम और आप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों विवाद चल रहे हैं और ये विवाद इलेक्शन तक चलेंगे जब तक सीट क्लियर नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों सीट प्रमुख हैं और खासतौर से सूर्यगढ़ा पे तो विजय सिन्हा के नाक की सवाल हो गया है, क्योंकि उन्होंने ही लाया था इनको, प्रहलाद यादव को। एक दूसरा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से अपराध पर एक ट्वीट किया है। एक दिन में लगभग 15-20 अपराध अलग अलग जिलों में क्राइम जो है उस पर ट्वीट किया है। तो क्या ये अचानक से एसआईआर के बीच में ये मुद्दा तेजस्वी का आना क्या संकेत दे रहा है? देखिए अंकित, आपको एक बात बताएं कि वो कहते हैं ना, ऑफेंस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस। जंगल राज अपराध के मुद्दे पे आरजेडी हमेशा कॉर्नर होती रही है और दरअसल नीतीश कुमार का गवर्नेंस ही सुशासन का पर्याय बना था और इस वजह से नीतीश लंबे समय से सत्ता में रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से नीतीश के अपराध पर नियंत्रण को लेकर के बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। बैंक के एटीएम का लूटा जाना, कई सारे नेताओं को गोली मारा जाना, दिन दहाड़े बैंक लूटा जाना, बालू माफिया द्वारा पुलिस के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना, शराब माफिया द्वारा कई सारी हत्याएं होना, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के सामने कोई पिस्टल लहरा के भाग जाए और उनको उसका पीछा करना पड़े। तो अगर इस तरह की घटना हो रही है तो निश्चित तौर पर वो भी कहाँ, तो राजधानी पटना में, तो इस बात को लेकर के सवाल तो उठता है ना। और आरजेडी को अब लगने लगा है कि अपराध के मसले पे हमें घेरा जाता है, तो क्यों नहीं अब असलियत क्या है वो लोगों को बताया जाए। दरअसल आरजेडी ये बात समझ चुकी है कि उनके पिता का राज या उनकी माता का राज 2005 तक था और 2005 में भी जो लोग पैदा हुए हैं तो 2025 में उनके पास वोटिंग राइट है। तो 2005 से पहले की बात जो ये लोग बता करके बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, अब क्यों नहीं हम ही इन पे उल्टा अटैक करें कि भाई तुम्हारे शासन में अपराध है, तुम्हारे शासन में ही जंगल राज है। तुम जंगल राज कहते हो, तुम्हारे शासन में महाजंगल राज है। तुम कहते हो हमारे पिता के समय में ये होता था, तुम्हारे समय में देख लो बालू माफिया कैसे पुलिस को दौड़ा रहे हैं, तुम्हारे समय में देख लो कैसे शराब माफिया लोगों को मार रहे हैं, तुम्हारे समय में देख लो किस तरीके से भ्रष्टाचार है। और इस तरीके से बोल करके तेजस्वी क्या करते हैं, काउंटर अटैक करते हैं। अब देखिए जो 40 साल का होगा वो तो लालू प्रसाद के जंगल राज को याद कर सकता होगा, लेकिन जो 25 साल का होगा उसको जंगल राज की क्या याद होगी। जो 20 साल का होगा वो कहानियों में ही सुनता होगा, पढ़ता होगा, तरह तरह की बातें होती होंगी। तेजस्वी अब उन पुरानी बातों को सिरे से खारिज करना चाहते हैं, नए वोटर्स और यंग लोगों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। तेजस्वी एनडीए के स्ट्रांग फुटेज पे ही, मतलब स्ट्रांग जो बैकिंग जिस बात को लेकर के जो स्ट्रांग पॉइंट है, आपके तर्कस का सबसे ताकतवर तीर को ही वो भोथड़ करना चाहते हैं। इसलिए वो जंगल राज का जवाब महाजंगल राज से देना चाहते हैं। ये देखिए, ये पॉलिटिक्स की स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, तेजस्वी उसी के तहत काम कर रहे हैं। इसलिए अपराध पर ज्यादा एनडीए बोले
तेजस्वी पहले से ही बोलना शुरू कर दिए हैं। इसलिए अब देखिए बीजेपी को जवाब देना पड़ता है कि तेजस्वी जो कह रहे हैं उनका चश्मा गलत है, उनका आंकड़ा गलत है, उनका नजरिया गलत है। लेकिन सच ये है कि अब तेजस्वी सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी जवाब दे रही है। देखिए पासा कैसे पलटा है, बाजी कैसे पलटी है, पर फाइनली जनता की अदालत क्या तय करती है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट एनडीए का होता था उसको तेजस्वी कैसे अपने करीब ला रहे हैं और उसके लिए जो उन्होंने रणनीति अपनाई है वो कितना कामयाब होगा, वो कितना मददगार होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ठीक है, तो तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और उन्होंने लगभग 16-17 अपराधों को गिनाया है। उन्होंने कहा है कि अस्वस्थ एनडीए सरकार के ऊपर विजय प्राप्त कर अपराधी सम्राट बन गए हैं। अस्वस्थ यानी वो नीतीश को टारगेट कर रहे हैं, विजय यानी विजय सिन्हा, और सम्राट बन गया यानी सम्राट चौधरी को। एक अंतिम सवाल है, छोटा सा जवाब दे दीजिए इसका भी, समय तो हो गया है। साधु यादव संजय यादव से क्यों बिगड़े हुए हैं? संजय यादव पे क्यों नाराज हैं साधु यादव? देखिए एक बड़ी छोटी सी बात है और उस बात को समझना होगा। लालू प्रसाद और राबड़ी राज में साधु यादव की तूती बोलती थी। आप ये जान लीजिए साधु यादव और साथ में सुभाष यादव दो ऐसे साले थे जिनकी गवर्नेंस में बहुत बड़ी दखल थी और उनका प्रशासनिक पकड़ जोरदार था और कहा जाता है दोनों चाह लेते थे तो बहुत कुछ होता था। और दूसरी तरफ जब लालू प्रसाद यादव के बेटे बड़े हुए तो उनको ये समझ में आया कि ये दोनों मामा दरअसल मामा नहीं थे बल्कि शकुनी और कंस थे। ऐसा बोलो, ये बात आप जान लीजिए। और कई बार इस तरह का नाम तेज प्रताप यादव ने, कभी तेजस्वी यादव ने रिएक्ट भी किया। आपने देखा होगा साधु यादव का रिएक्शन तब भी आया था जब तेजस्वी यादव ने शादी की थी और शादी उन्होंने एक क्रिश्चियन लड़की से की जिसका बाद में उन्होंने नाम बदल दिया और यादव लगा दिया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अब साधु यादव फिर क्यों नाराज हो रहे हैं, क्योंकि बीच में जब बात चल रही थी तो साधु लालू प्रसाद के पक्ष में दिख रहे थे। अब साधु यादव तेजस्वी पे अटैक क्यों कर रहे हैं, ये बात आप समझिए। तेजस्वी यादव को सबका भरोसा संजय यादव पर बहुत ज्यादा है, ये सबको पता है। पार्टी में तेजस्वी संजय यादव को ही सबसे ज्यादा सुनते हैं। संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं। कई लोगों का यह कहना होता है पार्टी के भीतर, जब ऑफ द रिकॉर्ड आप बात करेंगे तो कई लोग आपको यह कहते हुए मिलेंगे कि दरअसल संजय यादव वैसे बेल्ट से हरियाणा में आते हैं जहां बीजेपी डोमिनेट करती है। कई लोग कहते हैं उनका संघ बैकग्राउंड है। देखिए ये सब कहने के आरोप हो सकते हैं, लेकिन ये बताता है कि संजय यादव का कद आरजेडी में क्या है। संजय यादव का कद आरजेडी में बड़ा है। ही इज वेरी क्लोज टू तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के फैसलों में उनके ओपिनियन का, उनके फैसले का प्रभाव साफ झलकता है। इसलिए जो पार्टी के अंदरूनी स्ट्रक्चर को समझते हैं वो संजय यादव को तवज्जो देते हैं, और जो पार्टी के लिए लंबे समय से खून पसीने बहा रहे हैं उनको लगता है कि भाई संजय यादव को इतना ज्यादा तेजस्वी ने क्यों चढ़ा दिया है, ये कॉरपोरेट स्टाइल क्यों अपना लिया है। और ये बीमारी अगर है तो ये तो सब पार्टी में है, कोई तेजस्वी के ही साथ है ऐसी बात तो है नहीं। अब साधु यादव को लगता है कि जिस तेजस्वी को हम बच्चे में अपने गोद में खिलाते थे वो तेजस्वी यादव बॉस हैं, उन्होंने अपना एडवाइजर किसी नए व्यक्ति को ढूंढ लिया है और अब जो पार्टी के लिए काम करते हैं वो नेग्लेक्टेड हैं, उनको कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए साधु यादव का गुस्सा गाहे बगाहे बाहर आता है। हाल के दिनों में भी उन्होंने संजय यादव को अटैक किया कि संजय यादव पार्टी बर्बाद करा देंगे, संजय यादव तेजस्वी को गलत एडवाइस कर रहे हैं, संजय यादव आरजेडी की बर्बादी का कारण बनेंगे, आरजेडी कभी भी सत्ता में आ नहीं पाएगी। तो दरअसल साधु यादव का गुस्सा इसी बात की वजह से बाहर निकल रहा है। लेकिन संजय यादव की जो पहुंच तेजस्वी यादव तक है उस वजह से कई नेता हैं पार्टी के अंदर जिनसे मेरी बात होती है वो अपनी नाराजगी जता देते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बता देते हैं। पर यह सच है कि यह बताता है कि संजय यादव तेजस्वी यादव से कितने करीब। ठीक है, संजय यादव तेजस्वी यादव के करीब है और जाहिर सी बात है जब किसी बड़े नेता और जो पार्टी का मुखिया है उसके करीब कोई जाता है तो बाकी लोगों को दिक्कत होती है। तेज प्रताप यादव ने जब ये बयान दिया कि पार्टी के कुछ जयचंद, तो कई लोगों ने संजय यादव से ही रिलेट किया। सच्चाई क्या है ये तो तेज प्रताप यादव ही बताएंगे। फिलहाल बिहार में जो चर्चा है, इन 3 विषयों की चर्चा है जिस पर हमने बात की। इन विषयों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए राग बिहारी, जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।